अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है लाहौर शहर में होने वाला एक अनोखा एहतजाज बनाम सरकार। कुछ अर्सा पहले एक नोटिफिकेशन निकला जिसके मुताबिक हॉस्पिटल की मैनेजमेंट और क्लिनिकल मैनेजमेंट जो सी है उसको प्राइवेटाइज करने के बारे में कहा गया कि उसको प्राइवेटाइज किया जाए और वो निजी कंपनी को दिया जाए ताकि वो मैनेजमेंट को संभाल सकें। उसके अंदर बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ थी। वहाँ पर चेरिंग क्रॉस पे एहतजाज होता रहा जो आप देखते भी रहे, और जो एहतजाज हमने थोड़ा सा कवर किया। वैसे तो आपने बहुत सारे शोज़ में वो एहतजाज देखा, लेकिन हमने थोड़ा सा कवर किया और जानने की कोशिश की कि वहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इसमें सिर्फ डॉक्टर की ड्यूटी के बारे में था और इसमें अंदर बात ये हुई थी कि जो मैनेजमेंट है, जैसे मरियम नवाज़ ने पिछले हॉस्पिटल में गई और वहाँ उन्होंने देखा कि बड़ी सारी बेज़ाब्तियाँ थी, तो उसको ठीक करने के लिए एक मैनेजमेंट का सहारा लिया गया और कहा गया कि ये मैनेजमेंट ये करेंगे। लेकिन डॉक्टर्स का अपना एक मौक़िफ़ है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर प्राइवेट बंदा आएगा तो प्राइवेट बंदा आगे बहुत सारे घपले करेगा, बहुत सारी चीज़ें ख़राब करेगा। जबकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, मैंने डॉक्टर साहब से, डॉक्टर सलमान के सामने वो अपनी तमाम गुजारिशात पेश भी की। क्या डॉक्टर सलमान से बात हुई और क्या तमाम माजरा था वो भी चेक कीजिएगा। और वहाँ पर एक शख्स से हमारी बात हुई जिसने हमें ये बताया, एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और ये थी कि हर PHU के अंदर एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है। वो मैं कोशिश करूँगा कि डॉक्टर साहब से पूछ के आपको बताऊँ आखिर में कि होता क्या है, होता है कि नहीं होता। लेकिन वो न्यूट्रिशनिस्ट का काम ये होता है कि उसने लोगों को जो BHU बेसिक हेल्थ यूनिट के अंदर मौजूद हो, वहाँ सच्चा बच्चा के लिए खातून है या कोई भी आए, वो उनको बताया कि क्या खुराक इस्तेमाल करें, क्या किस में ग़िज़ाइयत होती है, किस में ग़िज़ाइयत नहीं होती। न्यूट्रिशनिस्ट होता है और उसकी तनख्वाह अच्छी खासी होती है, जिसे कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है साल या 2 साल के। अब वो उसका क्लेम ये था, वो जो बंदा था, वो सैनिटरी वर्कर था, उसका क्लेम ये था कि वहाँ पर MA अरबी और MA उर्दू के लोगों को रखा जाता है, किसी प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट को नहीं रखा जाता। ये सवाल के बाद एक और सवाल ने जन्म दिया कि वहाँ जब मुझसे जो लोग बात कर रहे थे उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी था, और सिक्योरिटी गार्ड जिस तरह मुझे डॉक्टर का पेशा और डॉक्टर की चीज़ें समझा रहा था, मेरे लिए वो भी हैरान कुन था। तो तमाम जो मैंने माजरा वहाँ पर जाके वो ज़रूर देखें। और उसके साथ साथ मैंने वहाँ ये देखा कि वहाँ जो गमले लगे हुए थे, जो फूल लगे हुए थे, जो बहुत सारी चीज़ें वहाँ खूबसूरती के लिए चेरिंग क्रॉस की लगाई गई थी, वो तमाम तोड़ दी गई थी। फवारे के अंदर गंद फेंक दिया गया था। और ये हमारे सेहत के वर्कर्स हैं, ये लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिकल स्टाफ हैं, ये वो लोग हैं जो अस्पताल की सफाई, अस्पताल की सिक्योरिटी और अस्पताल की हिफाजत का काम करते हैं। ये लोग वहाँ मौजूद थे, एहतजाज कर रहे थे। मनाजिर भी साथ साथ चलते जाएंगे और उनसे जो बातचीत हो रही है वो भी साथ साथ चलती जाएगी। ज़रा जाके देख लो। मॉल रोड जो है वो पूरे हफ्ते से बंद है। चेरिंग क्रॉस के ऊपर पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स, ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग बैठे हुए हैं। पता नहीं चल रहा था पहले तो कि ये हुआ क्या है। सुनने में ये आ रहा था कि सारे हॉस्पिटल जो हैं वो प्राइवेटाइज कर दिए गए हैं, उनको हटा दिया गया। हुकूमती सतह पर कहा गया है कि हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक के लेवल पर चेंज किया है। जो एडमिनिस्ट्रेशन की काम है, जो उसकी चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं, उसके लिए हमने कंपनीज हायर की हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं, जिस तरह एक वाक़या हुआ जिसमें मरियम नवाज़ साहिबा MS साहब के ऊपर बड़ी बरहम हुई, उस पर जो तमाम डॉक्टर और ग्रैंड हेल्थ अलायंस थी उन्होंने बड़ा उस पर एहतजाज किया कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना चाहिए। अब यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं जो ग्रैंड हेल्थ अलायंस से हैं, इसमें पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं, इसमें हॉस्पिटल स्टाफ भी है, चौकीदार भी हैं और बहुत सारे लोग भी हैं। तो हम डॉक्टर सलमान साहब से बात करते हैं जो सरपरस्ते आला हैं YDA पंजाब के, कि ये तमाम माजरा क्या है और इससे क्या हालात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये अभी काफ़ी दिनों से हमारे दोस्त भी कवर कर रहे हैं, ये जो एहतजाज है इसके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? क्योंकि जब हम पहले मैंने देखा वो मरियम नवाज़ जब नाराज़ हुई MS साहब पे, जो डॉक्टर थे, जो कहा यह गया था कि वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के आदमी नहीं है, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन करवाई जाती है, क्योंकि PMA के लोगों ने भी यही कहा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी नहीं है। अब एडमिनिस्ट्रेशन जब लाई जा रही है तो फिर एतराज़ क्या है? दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि क्या ये आउटसोर्सिंग निजकारी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की हो रही है, तो ऐसा नहीं है जी। तमाम शोबे, चाहे वो क्लिनिकल हैं, चाहे वो सिर्फ ड्यूटी तक महदूद होगा, ये डॉक्टर्स की ड्यूटी तक नहीं, चाहे वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हैं, चाहे क्लिनिकल हैं, चाहे ऑपरेशन थिएटर हैं, सब की निजकारी। एक नोटिफिकेशन जो है जो जिना अस्पताल का है, मैंने वो पढ़ा, वो ये कहता है कि सब की निजकारी। इसी तरह जो BHUs आ रहा है, इसी की निजकारी हुई है। चौकीदार से लेकर डॉक्टर सबको वहाँ से फारग कर दिया है और एक ठेकेदार निकाल दिया। 150 BHU के लोगों को घर बैठे हुए 2 महीने हो गए। नोटिस आया है उनको? मैं कहता हूँ घर बैठे हुए ना, ये पीछे जो आपके खड़े हैं बेरोजगार, नोटिस है किसी के पास? 31 जनवरी का आ गया। कोई किसी को निकालने का नोटिस किया?
आप पूछे जरा। 31 जनवरी को 150 छोटा अस्पताल जो यूनियन काउंसिल लेवल का है वहाँ से 150 अस्पताल BHU की बात है, बेसिक हेल्थ यूनिट की बात कर रहे हैं। और DHQ वो अभी नहीं आए, वो अभी इनका पाइपलाइन में। अच्छा। वो RHCs अब नेक्स्ट फेज में है, उसके बाद नेक्स्ट अभी जना अस्पताल का इन्होंने किया है। तो बात यह है कि ठेकेदार जो है, पहले भी इन्होंने अस्पतालों में कुछ शोबे ठेकेदारों को दिए हुए हैं, सफाई उसमें है। जैसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जो है वो मेरे ख्याल से इसी तरह नहीं चलता है, आउटसोर्स चलता है। नहीं चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं, क्लिनिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कहीं पे भी ठेका नहीं है। सफाई का ठेका है, सिक्योरिटी का ठेका है, पार्किंग का ठेका है। ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हर जगह हर जगह। अच्छा, हर जगह। आप किसी भी अस्पताल की सफाई देख लें, बेहतर है तो हमें बता दें। ठेकेदार क्या करता है, 300 बंदों की तनख्वाह लेता है, 100 बंदा सिर्फ हायर करता है। ठीक है। 37,000 के हिसाब से गवर्नमेंट एक मजदूर की तनख्वाह देती है, वो आगे से 23,000 पर हेड देता है। ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, डॉक्टर साहब क्या ये MS की मिली भगत से नहीं होता? नहीं, ये MS क्योंकि मैंने मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये है, मैं से अर्ज कर दूं आपको। सही कह रहे हैं। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि एक हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं ले रहा अभी उसका, लेकिन वहाँ पर ऐसे है कि एक शिफ्ट में अगर 12 चौकीदार है ना तो उसने 6 किए हुए हैं और उनसे वो 12-12 घंटे काम ले रहा है और MS को उसका हिस्सा जाता है। नहीं, MS का इख्तियार सिर्फ इतना है कि उसने उनकी हाजिरियाँ लगानी है और वो हिस्सा जाता है ना कि हाजिरी 3 लगती हैं। देखिए वो तो एक मखसूस जगह पे हो सकता है, वैसे मैंने देखा है, लेकिन जो असल मसला है, असल हम जो मसला कर रहे हैं, जो ठेकेदार अस्पतालों का हाल कर रहे हैं वो बता रहे हैं। तो आपने 3 शोबे पहले ठेकेदारों को देके देख लिए हैं। अब आप क्लिनिकल एडमिनिस्ट्रेटिव देखेंगे, कभी भी कोई ठेकेदार खिदमत करने नहीं आता, कभी भी इलाज वो बिजनेस करने आता है। एक और सवाल सवाल डॉक्टर साहब मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये लोगों के पूछने वाले सवाल हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। अभी ये पूछना चाहते हैं कि ठेकेदार एक प्राइवेट एंटिटी है, ठीक है, प्राइवेट एंटिटी तो जिम्मेदार होगी ना, फिर अगर उसको हम सवाल करेंगे या उसको हम गिरबान पकड़ेंगे तो वो तो जिम्मेदार होगी, वो तो अपना काम ज्यादा सही तरीके से करेगा। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ जी। लाहौर में जेल रोड में सरकारी मुलाजिम को कुछ कहना मुश्किल होता है, प्राइवेट को कहना आसान होता है। मैं इसकी मिसाल देने लगा हूँ। जो लाहौर में जेल रोड पे प्राइवेट अस्पतालों की लाइन है, केनाल रोड पे DHA में 150 बेड से ज्यादा कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जी, ऐसे ही है। लाखों रुपया भी ले रहे हैं। ठीक है। मैं आज आपको दावे से कर सकता हूँ कहीं की मशीनरी, किसी का लेवल ऑफ ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों जैसा नहीं है। ऐसे ही है। मेरा अस्पताल 2500 बेड का अगर अस्पताल है, डेली 13,000 14,000 मरीज चेक हो रहा है। मेरा ख्याल है इतने सारे मरीज पूरे लाहौर के प्राइवेट अस्पताल मिला के चेक नहीं कर रहे। मुझे वैसा लगता है कि उन प्राइवेट हॉस्पिटल में मशीनरी बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है, ये चीजें ठीक खराब होगी, लेकिन उनके एटीट्यूड का फर्क होता है। सर बात वहाँ के अमले के और सरकारी अमले के एटीट्यूड ठीक करने के और बड़े तरीके। असल बात यह है कि हुकूमत अपना बजट, अपने एक्सपेंसेस शॉर्ट करना चाह रही है। हुकूमत ने खुद ऐलान किया जी सरकारी मुलाजम है, ये पेंशनें ले जाते हैं कहीं पे भी। मेरी एक बात बताएं, ये जो LHVs बैठी हुई हैं अंदर अपने बच्चों के साथ, LHWs, ये वो लोग हैं जो खेतों में जाके सहराओं में पहाड़ों पे पोलियो के कतरे पिलाते हैं। अभी इन्होंने पोलियो मुहिम का ही बाइकआउट कर दिया। सिर्फ 6 महीने पहले जो इनकी रिपोर्ट थी उसमें लिखा गया कि पाकिस्तान में चप्पे चप्पे में पोलियो के कतरे शानदार तरीके से पिलाए गए हैं। गवर्नमेंट ने ये खत लिखा WHO को, क्योंकि फंड्स आने थे, डॉलर्स आने थे। अब इन्हें याद आ गया कि यार ये तो पेंशनें लेती हैं। बात यह है कि इनकी अपनी रिपोर्टें यूनिसेफ को भेजी की, WHO को जो भेजी गई हैं, IRMNCH का जो बच्चा का प्रोग्राम ज़िलाई सतह पे है, उसमें देख लें क्या लिखा हुआ है। पोलियो वर्कर्स का कारकर्दगी शानदार लिखी हुई है। डॉक्टर साहब मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, सड़क पे आके एहतजाज करने की बजाय टेबल पे बैठ के बात नहीं हो सकी? ये तो बेचारे वेट कर रहे हैं कि वो टेबल पे बात करें, वो आए नहीं। इनका नुमाइंदा गया नहीं? सारे इधर ही बैठे हुए हैं। दफ्तर में बिल्कुल गए हैं, वजीर के पास गए? नहीं, उन्होंने तो ताले लगा लिए थे। ये इकट्ठे होके प्राइमरी सेकेंडरी गए हैं, उन्होंने ताले लगा लिए। वो तो इमरान नज़ीर से मिले? वो मिलना ही नहीं चाहते। वो खालिद साहब तो मेरा ख्याल है पता नहीं वो मिनिस्टर अब हैं भी कि नहीं, मुझे तो नहीं पता। पता नहीं, उन्हें तो बेचारे को हमें तो नहीं नजर आते वो। ठीक है, मेरा जो हमें खबर है कि वो जो सेक्रेटरी है वो तो हमें कहती है कि मैं ही आली नाल हूँ, मैं तुम जानती हूँ क्या नादिया साहबा। अच्छा। वो तो ख्वाहिद साहब का नाम ले वो गुस्सा करती है। अच्छा। वो कहती है कि उसका तो रोल ही नहीं है, जो करना है मैंने करना है। तो हम तो फिर ख्वाहिद साहब को राब्ता करना हमने तो खुद भी छोड़ा हुआ है, वो भी हमें नजर नहीं आते। तो आप में से कोई गया नहीं? अब मैं बता रहा हूँ ये सारे लोग इकट्ठे होकर हजारों की तादाद में CM को देखिए, अब सामने तो पंजाब असेंबली है, CM तक ये बात पहुंची, कोई वहाँ से मैसेज आया? मेरा ख्याल है कि CM साहबा का जो रवैया बड़ा सख्त है, आपको पता ही है। उन्हें सारी खबर है, उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। और ये वो लोग हैं ब्यूरोक्रेसी मखसूस तौर पे उनको जो है ना गलत गली में आप में से कोई गया उनसे मिलने के लिए? CM साहबा किसी को दस्तरस में है मिलना। लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ये देखिए यहाँ पर बैठना तो ये तो आप बैठ गए हैं। ये 25 मार्च को जब रमजानुल मुबारक चल रहा था उस दिन सारे लोग इकट्ठे हो गए प्राइमरी सेकेंडरी गए हैं। ठीक है। तकरीबन 4000 बंदा 2 घंटे खड़ा रहा है, अंदर से ताले लगा के इनके ऊपर पुलिस चढ़ा दी गई। ये आप कह रहे हैं मिलने गए हैं, वीडियोस फुटेजेस मौजूद है।
अब ये बैठे हुए आज तीसरा रोज़ है, ख़वातीन बैठी हैं, डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिकल स्टाफ बैठा है, कोई इनसे मिलना नहीं चाह रहा, गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा। आज कोई मीटिंग उन्होंने बुलाई है सेक्रेटेरिएट में कि जी इनसे मुज़ाकरात करने हैं या टॉर्चर करना है इन पर। जब रियासत इस तरह सोचना शुरू कर दे तो वो हालात क्या होते हैं। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हुकूमती वर्जन ले सकूँ और मैं सोच दो इसमें लोगों को बता सकूँ कि असल में केस क्या है। आपका वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ कुछ दोस्त खड़े हैं, ये BHU से आए हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट से। अब यहाँ पर जो खबर गर्म है, जो बात ही चल रही है वो ये चल रही है कि हमारे जितने भी ये BHU के लोग हैं जब और बड़े हॉस्पिटल हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को और क्लिनिकल मैनेजमेंट को किया जा रहा है आउटसोर्स। आउटसोर्स का मतलब ये होता है कि ये इसको प्राइवेट ठेकेदार को दे देंगे, वो मैनेज करेगा सफाई, सिक्योरिटी और डॉक्टरों की शिफ्ट्स और ये तमाम चीज़ें वो मैनेज करेगा। अब ये जब चीज़ें सारी मैनेज होंगी, यहाँ पर इनको ये खबर है या इनको ये पता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से रब्ता करने की, उनसे बात करने की, लेकिन अभी रब्ता हो नहीं पा रहा मेरा। लेकिन मैं शो के दौरान ही उन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। मैं इधर सेक्रेटरी साहब के पास भी जाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक शाह साहब मेरे पास खड़े हैं, वो मुझे बता रहे हैं कि एक BHU के अंदर एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है। आप क्या करते हैं वहाँ पे? हाँ सर, मैं दर्जा 4 का मुलाजिम हूँ। लेकिन वहाँ करते क्या है, मतलब हाँ, दर्जा सैनिटरी वर्कर है आप। तो वहाँ पर 2 सीटें होती हैं, एक MBBS डॉक्टर की होती है, एक न्यूट्रिशन की। MBBS डॉक्टर और एक न्यूट्रिशनिस्ट की होती है। MBBS डॉक्टर तकरीबन 80 से 90 हज़ार रुपए लेता है। ठीक है, और न्यूट्रिशनिस्ट? और वो तकरीबन 1.5 से पौने 2 लाख रुपए लेता है। अच्छा ठीक है, उसकी कितने अर्से का कॉन्ट्रैक्ट होता है? वो 1 साल का। अच्छा। और उसके बाद सर उनका इतनी है, वो MA अरबी MA इस्लामियत रखे हुए हैं। हालांकि वो न्यूट्रिशन की सीट है, उसमें प्रॉपर FSC से बाद 4 साल का होना चाहिए। वो होना चाहिए। लेकिन बताया कि वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है, MA अरबी MA। आप पता कर सकते हैं, आपके पास मीडिया है। कोई जगह बता सकते हैं जहाँ साथ पूरे पंजाब में तकरीबन 5-4 होंगे, 10-15 न्यूट्रिशन। बाकी टोटल उन्हें MA अरबी MA इस्लामियात अपने दूसरे उनमें रखे हुए हैं, वो जो अपने लोगों को ओबलाइज करते हैं। हाँ जी, वो तकरीबन हर BHU में एक न्यूट्रिशनिस्ट होता है। हर BHU में तकरीबन एक न्यूट्रिशन है। तो उनकी तनख्वाह इतनी है और हमारी तनख्वाह 37,000 हमें निकाल रहे हैं, ठीक है। और उनको कुछ भी नहीं कह रहे। जो काम हम सारा दिन BHU में काम करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, हम तो रुल दिए हैं। 18 साल हमें हो गए हैं वहाँ जॉब करते हैं। हमने आपको नोटिफिकेशन क्या दिया? सर उन्होंने आउट ऑफ सोर्स के नोटिस निकाल दिए। कल आखिरी तारीख थी डॉक्टरों की। जो क्या मिला आपको? सर उन्होंने नेट पे दिया हुआ है ना, नेट पे दे दिया। जो डॉक्टर उनको लेगा, वो डॉक्टर उनको जाकर अपना हैंड ओवर कर लेगा। आपको सैनिटरी वर्कर को क्या कहा है उन्होंने? वो सब नायब कासल सैनिटरी वर्कर सब टोटल फारग हो जाएंगे जून तक। आपको किसी ने कुछ कहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ। वो हमारा जब वहाँ नोटिस चला गया है, वो वहाँ पर जो आपने कुछ देखा खुद? सर वो डॉक्टरों ने देखा, वो सब इसीलिए आए हुए हैं। आपने खुद नहीं देखा? मैंने खुद नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ जी। आप में से किसी ने देखा आपको जो फायर करने का या कोई जो 150 सेंटर आउटसोर्सेज हुआ है ना, उस 150 के जितने भी आउटसोर्सेज मुलाजिम थे वो सारे निकाले जा चुके हैं। नहीं, वो अपने घरों को जा चुके हैं। नए जो बंदे रखने हैं वो कहाँ से आएंगे? वो प्राइवेट करेंगे, 10,000 20,000 पे वो रखेंगे, जो ठेकेदार खरीदेगा सेंटर को। आपको जो निकालने का कोई कागज है जिस पे लिखा हुआ है कि आप निकल गए हैं? जून तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, डेडलाइन दे दी है। जून तक आप सारे कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। जून के बाद हम खत्म। आप डेली वेजर्स हैं, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज होगा, खत्म हो जाएगा। खत्म कर देंगे वो। हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे आगे। कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी खत्म नहीं हो जाता। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो ये है कि उन्होंने तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करना है। वहाँ पे जो रेगुलर पोस्टेज हैं उनको अबॉलिश करना है। रेगुलर पोस्ट वाले तो कोई भी नहीं खड़ा ना अभी मेरे पास। मैं आप ये जितने भी आपके सामने लोग खड़े हैं, यहाँ पे जितने भी मुलाजमीन यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब संक्शन सीटों पे काम कर रहे हैं। ये सब मुलाजमीन संक्शन सीटों पे काम कर रहे हैं 15-20 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे। और कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा होता है कि ये खत्म हो सकता है? ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हर साल में 1 ईयर का 6 मंथ का रिन्यू किया जाता है। ये इसके गवर्नमेंट बाउंड नहीं होती, लेकिन वो खत्म कर सकती है। ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो पॉइंट है वो मेन ये है कि जब ये हम हमारे दादा परदादा से सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर एक मसीहा होता है, ठीक है, और यहाँ पे हर बंदा डॉक्टर की नजर से देखा जाता है। ठीक है। अब ये जो पहली दफा हुआ है, मेरा डिस्ट्रिक्ट हाफिजाबाद से आए। अच्छा, तो आप BHU से हैं? मैं BHU। आप क्या करते हैं? मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने कहा कि हमने निकाल देना। मैं आपको सारी बात तफसील से समझा रहा हूँ कि उन्होंने, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले फेज में उन्होंने 150 BHU आउटसोर्स किया है। ठीक है।
ख्वाजा साहब ने, सेक्रेटरी साहब ने और CM साहबा ने ये हमें अल्फन कहा था कि ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है और इससे बगैर हम कोई BHU और जो है वो आउटसोर्स नहीं करेंगे। अब वो BHU जो 150 पूरे पंजाब में आउटसोर्स हुआ है, वहाँ पे जो मुलाजमीन थे उनको, अगर ये मैनेजमेंट एजेंसी है ये आप ही को रख ले, फिर मैनेजमेंट नहीं ना रख सकती। क्यों? वो जो ठेकेदार ले रहा है उसका ठेका एज ए MO, वो मुलाजम रख रहा है ओनली 1 और 2। अब ठेका अगर आप ही किसी और वहाँ मुलाजम पहले ज्यादा हैं, लोगों को डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए सहूलियात प्रोवाइड, ज्यादा मुलाजम हैं, तो तभी वो BHU चल रहे हैं। आज से 10-15 साल पीछे आप चले जाएं तो ये तमाम BHU ये खंडरात की जरूरत पेश करते थे। इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, उनको आबाद किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज वहाँ हर BHU पे 100+ OPD हो रही है। आप सिक्योरिटी का काम करते हैं? मैं सिक्योरिटी का काम करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़े अच्छे आदमी हैं आप, थैंक यू सो मच। आपको थोड़ी सी चीज़ दिखा दूं कि ये माजरा असल में सारा ये हुआ क्या है, ये सारा सिस्टम क्या हुआ। हमने एक शो किया जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि तमाम बड़े हॉस्पिटल्स के बाहर एक मेडिकल स्टोर्स की मंडी है जहां पर मेडिकल स्टोर चलते हैं और असूलन और मरियम नवाज़ के क्लेम के मुताबिक तमाम अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी चाहिए। और मरियम नवाज़ साहिबा ये भी कहती हैं, जो हमारी CM पंजाब हैं, कि लोगों के घरों तक में दवाइयाँ पहुँचा रही हैं। तो जब लोगों के घरों तक पहुँच रही हैं तो बड़े हॉस्पिटल में दवाइयाँ मौजूद क्यों नहीं है? उसका एक नटशल में देखें कि वहाँ हुआ क्या था। जब हम गए, हमने जब लोगों से बातचीत शुरू की और लोगों से पूछना शुरू किया, जो और ये सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर पूछना शुरू किया कि कहाँ जा रहे हैं, पर्ची दिखाएं कहाँ जा रहे हैं, और वो जो सामान लेने जा रहे थे वो अब देखते जाएँ क्या हो रहा है। और दवाइयों के बारे में लोगों ने क्या कहा वो भी सुन लें। पर्ची अंदर से मिली है, क्या लेके आए उन्होंने, क्या लेके आओ? ये 2 वगैरह अंदर हैं, ये मिल जाएंगी, तो ये कह रहे हैं बाहर से लेके ये नहीं मिलेगा, ये एक सेट है उसका। हाँ अच्छा, ये क्या कहते हैं आपको? अंदर मेडिकल स्टोर ही कह रहे नहीं है, पता नहीं है। वो 3 बंदों से पूछा, वो कह रहे हैं बाहर से मेडिसिन मिलनी है। यहाँ मेडिसिन नहीं मिलेगी, मेडिसिन नहीं मिलेगी। ये पर्ची बाहर की है बेसिकली, ये पर्ची बाहर की है, जहाँ की भी पर्ची, इंग्लैंड जाने वाली पर्ची है ना बेसिकली। हमें इंग्लैंड से लानी पड़ेगी दवाई। अच्छा, मैं लेके आता हूँ, अल्लाह खैर करेगा भाई। ऐसे अस्पताल की पर्ची है। हाँ जी। तो उन्होंने दवाई नहीं दी? नहीं जी, उन्होंने कहा ये बाहरों जाके खरीद लो। भाईजान ये अंदर से नहीं मिला आपको? ये अंदर से नहीं मिला और ये बाहर से मिला है। ये बाहर से लेके आया? ये बाहर से लेके आया मैं। ये पर्ची है, 150 रुपीज़ 150 रुपीज़ पे करके आया मैं। इसके बाद 150 की नहीं है, बात ख्वारी की है। फिक्र ना करे, वहाँ से यहाँ आने का मसला है ना, इनको ख्वारी करनी पड़ेगी। की कहते ने ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਇਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੀਲੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਰੀ नहीं है तो बाहरों ला। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, वो उनको आज से उनके घरों पर मिलेगा। आप भी दवाई लेने आए हैं? यहाँ पर खप रहे हैं हम, 1.5 महीना हो गया। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है। कभी ये देखें टेस्ट करवाने जाते हैं, ये कॉलेज लैब बनाई हुई हैं इन्होंने सरकारी, ठीक है, रेफरेंस के साथ ये सारा कुछ कर देते हैं। अच्छा। लेकिन बाहर जो आम गरीब बंदा है उसके लिए कुछ नहीं है। अपना ब्लड टेस्ट करवाना तो क्या हुआ? ये देखिए, ये कल दे के गए हैं, ठीक है, उन्होंने आज फिर कॉल करके वापस भेज दिया कि जी इमरजेंसी में ले जाए। इमरजेंसी में जाएं तो वो कहते हैं उधर चले जाएं, बाहर जाएं तो कहाँ जाए बंदा, गरीब बंदा क्या करे? नहीं हो रहा, नहीं जा करते ही नहीं कुछ। जो क्या कहते हैं 3-3 4-4 दिन लेट करते हैं। ये सरकारी हॉस्पिटल किस लिए बने हुए हैं मुझे बताएं। गवर्नमेंट हमारी क्या कर रही है? ये कुर्सियों पे जो बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? बाजी दवाई लिख के दी है इन्होंने आपको? कौन सी दवाई लिख के दी है? ये कहते हैं अच्छा वायल लेके आए। चलें भाई, अंदर से अभी यहाँ पर खड़े हो गए ना, आपको अंदाजा हो जाएगा अंदर दवाई कौन सी शॉट है। अभी वायल शॉट है, वो वायल सारी बाहर से जाके लेके आ रहे हैं लोग। वायल तो अस्पताल में होनी चाहिए जिसमें वो ब्लड डाल के दें। बाजी बात सुने, आपको दवाई मिली है अंदर से? नहीं मिली, अंदर से दवाई नहीं दी, उन्होंने लिख के दे दी है। की पेशेंट है, वो बच्चे को चोट लगी है। अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन लगाया है, मेडिसिन नहीं दी। मेडिसिन नहीं दी, वो कहते हैं बाहर से ले। बाहर से ले। ये दवाइयाँ वैसे इनको आपको देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी ना उन्होंने। इतनी महंगी दवाई ये बाहर से ली आपने? ये भी आपको अंदर से नहीं मिली? इन्होंने पर्ची पर लिख के दी थी। ये दे
दोनों पर्चियाँ। ये देखें जी, ये पर्चियाँ कैसी लिख के देते हैं ये अंदर से ना, ये पर्चियाँ बिल्कुल सादी हैं, किसी और के पैड पे लिख के दी हुई हैं। आउटडोर पेशेंट की ये पर्ची है, उसके पीछे उन्होंने दवाइयाँ ऐसे करके लिख दी। अभी आप जब पूछने जाएंगे ना कि ये किसने लिखी हैं, वो सारे कहेंगे हमने नहीं लिखी। इन तक रसाई नहीं है ना हमारी, नहीं जाके ना तो भी फाड़ ली है कि जनाब है दसो है होया की है। ये देखें, अरे अल्लाह खैर करे बाबा जी। अब तो अंदर आपने पता किया मेडिकल स्टोर से? वैसे हाँ जी, उन्होंने कहा जिन्होंने पर्ची लिख के दी वो कहती है यहाँ नहीं ये मिलेगी, बाहर से मिलेगी। बाहर से मिलेगी? हाँ जी। अगर पता इनको आपको दवाइयाँ आपको देनी चाहिए, नहीं दे रहे। ये जाती है ये। अभी खून 6 पॉइंट पे चला गया, फिर भी खून नहीं लगा रहे, फिर भी कह रहे हैं अभी नहीं है, बस नहीं है। पेशेंट कौन है? बीवी है मेरी। अल्लाह ताला सेहत दे उनको। 2 लाख मरीजों को उनके घर के दरवाजे पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन की, वो उनको आज से उनके घरों पर मिलेगा। मरियम नवाज साहबा ने जब हमारा शो देखा, मुझे यकीन है उन्होंने देखा होगा, उसके बाद सहाफ़ी ने उन्होंने वो वहाँ गई, हॉस्पिटल में गई और वो थी मेयो हॉस्पिटल के अंदर, वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर को डांटा। वो भी सुन लें। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। को डांटा, उसके ऊपर भी देखें वो हमारा मौका उसमें ये था कि डॉक्टर जिनसे हैं वो कौम की खिदमत के लिए वहाँ पे हैं, वो पैसे लेते हैं, वो सर्विसेज प्रोवाइड करने की तनख्वाह लेते हैं। तो अगर एक अवामी नुमाइंदे ने उनको डांट दिया थोड़ा सा, वो भी चले खातून है, उन्होंने उनको कह दिया और किसी सरजनिश कर दी कि आपको ये करना चाहिए, तो उसको बड़े लाइटली लेना चाहिए था और उस पर काम करना चाहिए था, मेहनत करनी चाहिए थी उसके ऊपर। लेकिन डॉक्टर्स ने उसके ऊपर एहतजाज किया, उन्होंने कहा नहीं भी हमारी बेइज्जती हुई है, ऐसे होना नहीं चाहिए था। लेकिन उसके बाद अब यानी कि पिछले इसी हफ्ते में मरियम नवाज ने उस हमारे शो के बारे में और उन चीज़ों के बारे में क्या कहा, वो भी सुन लें। मैंने गई हूँ मेयो हॉस्पिटल, उसके बाद मैं जिना हॉस्पिटल गई हूँ और उसके बाद मैंने जो एक्शन लिया है वहाँ पेशेंट्स के लिए दवाइयाँ नीचे बॉक्सेस के बॉक्सेस पड़े हुए थे स्टोर्स में, लेकिन पेशेंट्स को नहीं मिल रहे। तो मैंने इंस्टेंट जो एक्शन लिया है उसकी वजह से अब तमाम हॉस्पिटल्स में हालात बेहतर हैं। आज मैं सर्विसेज आई हूँ तो ये MS साहब खड़े हैं मेरे साथ, मैं खुश होके जा रही हूँ। एक पेशेंट ने नहीं कहा कि मुझे दवाई बाहर से लानी पड़ी है या पैसे दे के लेनी पड़ी है, और पेशेंट्स को इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। तो टाइमली एक्शन जो होता है उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। और अब जाके जरा डॉक्टर्स का तमाम माजरा सुन लें जो हमने डिग आउट करने की कोशिश की कि वहां पर क्या हो रहा है, वो भी सुन लें। आपने देखा है कि तवातुर के साथ हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात रुनमा हुए हैं जिनका मेरे ख्याल में ना सिर्फ डॉक्टर्स को नुकसान हुआ है बल्कि गरीब मरीजों की ज़िंदगियां भी इंजेक्शंस की नज़र हुई हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बताता चलूं कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर हमारे सीनियर फैकल्टी के 2 मेंबरान डॉक्टर फैसल मसूद साहब और एहसन नुमान साहब को जिस तज़हीक आमेज़ तरीके से उनको निकाला गया और जो तरीक़ाकार रवा रखा गया, जिस तरह चौकों पे फांसियों का एक कानून रवाज किया गया, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि जो भी ज़िम्मेदारान हैं उनको इस तरह के तज़हीक आमेज़ रवैये का निशाना बनाने के और जिन्होंने मिसगाइड किया CM साहिबा को, उन तमाम को कटहरे में लाया जाए, वरना YDA पंजाब इस पर स्ट्रांग रेजिस्टेंस शो करेगी। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि मेयो हॉस्पिटल के अंदर ये अद्वियात का फुकदान आज भी इसी तरह शदीद है जैसे एक हफ़्ता पहले था। आपने देखा कि वहाँ पे प्रॉपर 1 अरब 34 करोड़ देने की बजाय तनख्वाहों के मद के 34 करोड़ उठा के दे दिए गए महकमे ने, जो कि मेरे ख्याल में फिर मरीज़ों के साथ एक मजाक है। ना सिर्फ मेयो हॉस्पिटल बल्कि जिना सर्विसेज, गंगाराम, PIC, चिल्ड्रन, तमाम लाहौर के हॉस्पिटल के अंदर दवाइयों का इसी तरह फुकदान है जैसा कि आप म्यू में मुशाहिदा कर चुके हैं। और म्यू में भी आवाज़ हमारे यंग डॉक्टर्स ने, डॉक्टर अहमद गुजर साहब ने उठाई थी कि यहाँ पे दवाइयाँ, ब्रेनुला, बेसिक लाइफ सपोर्ट, तमाम चीज़ें नापैद हैं।
कोशिश मैंने बहुत की कि ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब से रब्ता हो जाए, लेकिन बड़े मसरूफ़ हैं, छापे मार रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, चलें नहीं रब्ता हो सका, लेकिन फिर भी ये प्लेटफॉर्म उनके लिए हमेशा के लिए हाजिर है। हमारे भाई हैं वो, कि जब वो आगे देना चाहें अपना मौक़िफ़ ज़रूर दे दें, लेकिन इसकी जो ओवरऑल सिचुएशन है ये है क्या, ये जानने के लिए हम डॉक्टर जावेद अकरम के पास आए हैं और डॉक्टर जावेद अकरम से पूछेंगे कि हमें ज़रा माजरा समझा दें, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठे हुए थे उनमें किसी के पास नोटिफिकेशन नहीं था, किसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस किसी से सुना, किसी ने कहा और वो एहतजाज करने के लिए वहाँ पर आ गए और बैठ गए। ये तमाम चीज़ें जो थी ये हैं क्या, ये केस असल में क्या है, ये स्टोरी क्या है, ये समझने के लिए हम एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास आए हैं जो लाहौर शहर के एक बड़े सीनियर डॉक्टर हैं, वज़ीर सेहत रह चुके हैं। उनसे बात करते हैं, जनाब ये माजरा हो क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जावेद अकरम जो साबिक वज़ीर सेहत पंजाब भी रह चुके हैं निगरान दौर में। आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ये डॉक्टर वहाँ बाहर एहतजाज कर रहे हैं दोबारा से। मैं डॉक्टर को हमेशा से सड़कों पर देखी जाता हूँ, मैं अस्पतालों में कम देखता हूँ, सड़कों पर ज़्यादा। और अच्छा, अब उनके साथ पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं और उनके साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स भी हैं, सिक्योरिटी स्टाफ भी है, यानी अस्पतालों में जितने BHQs हैं ना उनका तमाम का अमला, BHQs का अमला उनके साथ है और ये कह रहे हैं कि हमें फारिग कर दिया गया है, ये सारा कुछ प्राइवेटाइज हो गया है और हर चीज़ हट गई और किसी के पास कोई नोटिफिकेशन, कोई सरकारी चिट्ठी कुछ भी नहीं है। बस उन्होंने सुना है कि हमें जून में फारिग कर रहे हैं, हमें तब फारिग कर रहे हैं और हम निकल रहे हैं। बट साहब आप मेरे भाई हैं छोटे और सदियों से हैं जब से, और मैं आपको ये कहूँगा कि देखें, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं बशमूल मेरे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल, ये एक ऐसा पेशा है, चाहे हम मर जाएं, चाहे हमारे पे बम्बल गिरें, चाहे हम भूखे मर जाएं, चाहे हमें तनख्वाह ना मिले, हम मरीज़ों को बीच में ना लाएं, मरीज़ों को हम अबंडन नहीं कर सकते। जो तांदलियाँ वाला में आ रहा है, पता नहीं किस तरह वो किराया खर्च के आ रहा है, वहाँ उसको बंद ताले मिलेंगे तो क्या दुआ देगा वो हमें। देखें हमारी मैं आपको बताऊं एज ए हेल्थ वर्कर, हमारी कमाई ये नहीं है कि हम गाड़ी कौन सी चला रहे हैं और घड़ी हमने कौन सी पहनी है। खुदा की कसम हमारी कमाई ये है जब हम 4 फुट नीचे होंगे तो उसका हमें रिटर्न मिलेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी मामला हो, जिस तरह का भी मामला हो, जब मैं मिनिस्टर था, जब मैं वाइस चांसलर था, अल्लाह ने मेरी तो औकात से ज़्यादा मुझे इज़्ज़त दी। मैंने हमेशा यही मौक़िफ़ रखा कि हमें सूट नहीं करता कि हम मरीज़ों को छोड़ के एहतजाज या जो मर्ज़ी करें। एहतजाज करें, काली पट्टियाँ बांधें, भूख हड़ताल कर दें, मर जाएं भूख हड़ताल में, वो एक मरीज़ को बीच में ना लाएं। देखें जब आप मरीज़ को छोड़ के आएंगे तो अल्लाह की कुदरत आपके साथ नहीं रहेगी, चाहे आपका मौक़िफ़ बिल्कुल सही भी है। हमें ऐसा तरीका ईजाद करना चाहिए जिसमें मरीज़ इस पैराडाइम में नहीं आए। ठीक है, बस एक तो मेरी ये गुजारिश। बाकी जो जहाँ तक ये कि भाई उनकी तनख्वाह रुक गई है या ये कहते हैं हमें प्राइवेटाइज कर दिया, ये प्राइवेटाइज का क्या मसला है? उसमें मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा है, दे सेड कि हम आउटसोर्स कर रहे हैं क्लिनिकल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इस दोनों चीज़ों को प्राइवेटाइज। बट साहब मेरा ये ख्याल है कि हमें ये तजर्बात जो है ना, ये करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो नर्सें हैं, पैरामेडिकल हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, अगर आप दुनिया के बेहतरीन हॉस्पिटल देखें ना, दुनिया के मेयो क्लिनिक देखें जहाँ मैं रहा हूँ, मेयो क्लिनिक रोचेस्टर, आप गाइज हॉस्पिटल देख लें लंदन का, ये टॉप के हॉस्पिटल्स हैं। इनको पाकिस्तानियों ने टॉप का बनाया है। इंटरेस्टिंग ये है, एक पाकिस्तानी ने चेयर करके इसका चेयरमैन बनाया है तो वो इतना ऊपर गया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों में नहीं, इत्थे भी करने हैं सर, ऐसी कोई गल नहीं, लेकिन सानू पुछदा केड़ा है? टेक्निकल लोगों को पूछता कौन है? मुझसे तो किसी ने नहीं मशवरा किया कभी भी। तो ये अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जिसने भी ये करना है हुकूमत वक्त ने, वो उनको पहले बैठाए, पहले ठीक है, बजाय इसके कि हम बाद में फायर फाइटिंग करें कि हड़ताल में चले गए, रोड ब्लॉक कर दिए। अच्छा मैं आपको रीज़न बताता हूँ वो क्या कहते हैं। वो कहते ये हैं कि जैसे मरीम नवाज गई, उन्होंने वो एक MS साहब से कहा कि भाई दवाइयाँ नहीं मिल रही, उसने कहा, फिर उसका रिएक्शन ये है कि हम तो मैनेजमेंट के लोग ही नहीं हैं, हमसे मैनेजमेंट, एक MS क्या मैनेजमेंट करेगा वो, क्योंकि वो तो डॉक्टर है और वो प्रोफेसर है, प्रोफेसर मैनेजमेंट नहीं कर सकता। इसका उन्होंने ये किया कि हमने मैनेजमेंट आउटसोर्स कर दी और उन्होंने शुरुआत की एज अ पायलट प्रोजेक्ट BHUs से। अब BHUs के अंदर प्रॉब्लम ये हुआ कि अब मैं कुछ स्टाफ से बात कर रहा था एंड दे वर सेइंग कि जी अगर प्राइवेट बंदा आया तो वो तादाद कम करेगा और हम तादाद में ज़्यादा हैं, यानी कि अपने मुंह से कह रहा है कि वहाँ पर BHUs में जो सरकार का बोझ है वो ज़्यादा है और वहाँ पर कुछ सर्विस डिलीवरी हो ही नहीं रही उस तरह। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बट साहब जो डॉक्टर्स होते हैं ना, ये इंटेलिजेंट तरीन लोग होते हैं, ठीक है, इनका टॉप पे आते हैं
पहले 5% में FSC में या O लेवल A लेवल जी ऐसे ही और ये मेहनत करते हैं। जी डॉक्टर। स्टॉक एक्सचेंज आपका मेजॉरिटी डॉक्टर्स चला रहे हैं। आपके मीडिया में जो बेस्ट एंकर्स हैं वो डॉक्टर्स हैं। अपना काम नहीं करते, दूसरों का काम करने आ जाते हैं। रन अवे डॉक्टर्स हैं ना, मैं आपको उनकी इंटेलिजेंसिया बता रहा हूँ। मैं आपको इंटेलिजेंसिया, प्रॉपर्टी डेवलपर्स में जो टॉप पे हैं वो भी डॉक्टर्स ही हैं। इसलिए डॉक्टर्स को ये कहना कि वो मैनेजमेंट फेलियर करते हैं, खुद कहा उन्होंने, तो कहा तो गलत कहा ना, वो होंगे, एक डॉक्टर होगा। मैं समझता हूँ कि दुनिया में चेयरमैन मेयो क्लिनिक का कौन है? डॉक्टर है, पाकिस्तानी डॉक्टर था, अब वो बदल गया, दूसरा जो आया वो भी डॉक्टर है जो अमेरिकन है, ठीक है। इसलिए ये कोई ऐसा मसला नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। ये आप एक डॉक्टर, मैं पिम्स हॉस्पिटल का हेड रहा हूँ, मैं जिना हॉस्पिटल का हेड रहा हूँ, और उस दौर का आप सारा कुछ आर्काइविंग करके देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, बड़ा स्मूथली चला था। गोलियाँ चली थी दहशतगर्दों ने हम पे उस वक़्त, हम जी मुझे याद है, आपको पता है जी मुझे याद, तो सारा कुछ बर्दाश्त हुआ था, हॉस्पिटल चलते रहे थे। तो मेरा ये नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग ज़रूर कराएं मैनेजमेंट की। जैसे स्टाफ कॉलेज है, मैंने अपने UHS के दौर में स्टाफ कॉलेज उधर बनवाया था, ठीक है, उसको फाल करें। बहैसियत एक सीनियर डॉक्टर, बहैसियत एक एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर रहने वाले डॉक्टर के, आप इस फैसले को कैसा देखते हैं? देखिए, मैं ये फैसले को तो इतना समझता नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कि ये आपके समझिए पता लगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को पहले ऑन बोर्ड लिया जाए, उनको बताया जाए, उनको सिक्योरिटी दी जाए, उनको किया जाए और फिर इसको इन्फोर्स किया जाए। डॉक्टर साहब, लेकिन मैं सिर्फ समझने के लिए जानना चाहता हूँ, आपने कहा कि आपने रोक दिया था अपने दौर में, मैं सिर्फ समझने के लिए जानना चाहता हूँ कि ये है, होता क्या है, ये क्या ठेका, वो बार बार ठेकेदार का नाम ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी वहाँ पे, यंग डॉक्टर्स भी यही नाम ले रहे हैं, और जो बेचारे सिक्योरिटी का स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है, लेडी हेल्थ वर्कर किस तरह फारिग हो गई है, ये मैं समझने से कासिर हूँ कि ये लोग किस तरह बीच में आ गए। देखें भट्ट साहब, पहली चीज़ ये है कि जो भी हुकूमत वक्त है, और ख़ासकर हेल्थ क्योंकि डिवॉल्व हो गई है, तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बन गया। जी ठीक है, ठीक है, ये उसका काम है कि उसकी ज़िम्मेवारी है कि सेहत आमा, साफ़ पानी, साफ़ हवा और लॉ एंड ऑर्डर, ये उनके बुनियादी हकूक़ हैं, हमारे उसमें हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसको हुकूमत ने ही चलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो थर्ड पार्टी ले आए। थर्ड पार्टी जो आएगी, प्राइवेट पार्टी आएगी ना, वो तो ज़ाहिर है फॉर प्रॉफिट आएगी कि भाई अगर वो 10 रुपये लगाती है तो वो रिटर्न उसकी लेगी, तो ज़ाहिर है हेल्थ केयर महंगी हो जाएगी। आगे ही हमारा बजट नहीं है, हकीकत ये है कि हमारा गवर्नेंस फेलियर है, हम एक्सेप्ट कर लें कि गवर्नेंस फेलियर है कि हम इनको नहीं चला पा रहे। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है इनको चलाना। इंसेंटिव दें डॉक्टर्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल पे फॉर परफॉर्मेंस करें, तो इंशाल्लाह यही चल जाएगा। मेरे ख्याल में कि आउटसोर्स जो करना भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन कोर सर्विसेज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जना में मैं था, मैंने अपनी सिक्योरिटी आउटसोर्स की हुई थी, ये मेरा टूर बिज़नेस नहीं है। मैंने लॉन्ड्री आउटसोर्स की हुई थी, मैंने इलेक्ट्रिक सारी आउटसोर्स की हुई थी। ये सर्विसेज आप आउटसोर्स कर दें जो नॉन कोर सर्विसेज हैं, दुनिया में होती हैं, क्योंकि एक डॉक्टर को नहीं पता कि यार लॉन्ड्री किस तरह चलती है, ठीक है। जो मरीज़ का इलाज मुआवजा है ना, वो तो डॉक्टर ने ही करना है भाई, वो कहाँ मतलब कि यहाँ पर बेवकूफ़ी हुई है थोड़ी सी अगर इन्होंने ऐसा किया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक सवाल बड़ा अहम है यहाँ पर कि ये कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, डॉक्टर्स कैसे सड़क पे आ गए? मतलब कुछ कोई अभी उन्होंने सिर्फ सुना है कि जी आउटसोर्स कर दिया है और ये जून में सब खत्म हो जाएगा, और वो सारे के सारे लोग सड़कों पे आ गए, लेडी हेल्थ वर्कर्स सड़कों पे आ गई, यानी BHU से सब लोग ख़त्म कर देंगे, कोई नया बंदा आएगा। उनको यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रहा था, जो मेरे सवाल पूछने में मुझे पता चला, उनको लगा था कि ये कम करेंगे हमारी तनख्वाहें, और जो वर्कर्स वहाँ बैठे हुए हैं वो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। अब कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को प्रॉब्लम ये है, वो चाहता ये है कि भाई हमें एक तो परमानेंट करें और परमानेंट करके हमारी तनख्वाह भी बढ़ाएं। अब गवर्नमेंट इसका बोझ कैसे उठा सकती है? बट सर देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट और उन्होंने एंगेज होकर इस सड़कों पे तो फैसला नहीं होने लगा, लेकिन वो वहाँ बैठे हुए। सर मेरी यही अर्ज़ है कि जो मिनिस्टर साहब हैं या चीफ मिनिस्टर साहबा, अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी फ़ाल हैं, वो इनके नुमाइंदों को बुलाएं, थोड़ा सा वक्त निकालें, इनको एंगेज करें टॉक्स में, ताकि ये अपना इलाज मुआवजे में हों। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने शुरू जहाँ से किया था कि एक डॉक्टर और नर्स या पैरामेडिकल को ये नहीं सजती ये चीज़ कि वो मरीज़ से छोड़ के यहाँ आए, ठीक है, एहतजाज करें, वहीं करें, काली पट्टियाँ लगा लें, कर लें। मैं कह रहा हूँ जी, सरकार से गिला है ना, सर जी सरकार का गिला है ना
तो सरकार के मरीज़ देखना कह दें आज से बंद कर दिए हमने, गरीब को तो देखें ना। मेरी ये बोलो ऊ वाला कैसा रहेगा? जो मर्जी करन वो करन वो करन होते सर तुसी बता दर सकते हो चलो करदे वैसी लोग होते ऊ। अच्छा डॉक्टर साहब आखिरी जांदे एक सवाल का जवाब दे दो, क्योंकि उत्थे एक मैनू एक नवी चीज़ पता चली कि हर BHU के अंदर एक न्यूट्रिशनिस्ट होंदा है जिहदी तनख्वाह तकरीबन 2 लाख रुपए होंदी, कॉन्ट्रैक्चुअल होंदा है 1.5 to 2 लाख रुपए होंदी है, इस तरह होंदा है कि? सर मेरे नॉलेज नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट एने पाकिस्तान कित्थों बन गए? अर्ज सुन लो, न्यूट्रिशनिस्ट होंदा है जेड़े जिन्होंने PhD वगैरह कीती होंदी है, जिन्होंने MBBS तो बाद न्यूट्रिशन एज ए सब्जेक्ट लेता होंदा। सर वो पाकिस्तानी चैने नहीं है जो तुसी कह रहे हो, डाइटिशियन शायद कह रहे हो। डाइटिशियन जेड़े ने ना वो तो चंगे भले वड्डे हॉस्पिटल जना या मेओ दे विच नहीं तुहानू लभेगा, तो उत्थे BHQ कित्थे लभने? देखो ये अगर है साजिशी थ्योरियां बनियां ने ना, थ्योरी है बनी उन्हें दसी कि उत्थे MA अरबी ते MA उर्दू बंदा डाइटिशियन ते न्यूट्रिशनिस्ट दी जॉब ते रखिया। वो खैर स्कैंडलाइज लोग करते ने सर, अपने मकसद लिए करते ने, अपने लीडरशिप चमकान लिए करते ने, फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ होर होंदे ने। तो मैं समझना कि तुहाडा कैमरा और तुहाडा माइक और तुसी इंशाल्लाह उन्होंने अनअर्थ करोगे, ये वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले मरीज, बाकी सब कुछ बाद में। डॉक्टर साहब के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम प्रोग्राम का लुबे लुबाब यही निकला कि डॉक्टर को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए डॉक्टरों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए। वो शहबाज शरीफ साहब ने एक बड़ा खूबसूरत एडवाइस किया था ऊ वाला, वो कर भी रहे थे वहाँ पे, लेकिन सड़कों पे नहीं आना चाहिए। कई मरीज़ बड़ी दूर से आते हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचते हैं, तो ये डॉक्टर्स का काम है कि वहाँ उसको चेक करें। आप सिर्फ अपनी तनख्वाह, अपने फ्यूचर की खातिर किसी की ज़िंदगी के साथ खेल जाएं, ये अच्छी बात नहीं। और उसके बाद आपके साथ तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, आपके साथ लेडी हेल्थ वर्कर्स, आपके साथ वहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के लोग, सब लोग अपना काम छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं। अपना तमाम का तमाम काम जो वो करते थे, जो उनकी जिम्मेदारियाँ थी, वो एक मफरूज़े पे, एक अफवाह पे या एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो भी हवा में है, छोड़ के वो सड़कों पर आके बैठ गए हैं। और ये तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हो सकती हैं उनके लिए जो शायद आपके वहाँ मौजूद होने से जिनकी ज़िंदगी बच सके। तो मेरी दरख्वास्त आपसे यही है कि चीज़ों को बैठ के बातचीत से हल करने की कोशिश करें। सड़कों पे आके एहतजाज करके, सड़कें बंद करके अपने मुतालबात मनवाना कोई अच्छी बात नहीं है। ये कोई मुहज़्ज़ब दुनिया में ऐसे नहीं होता। स्पेशली डॉक्टर्स और सेहत के जो रिलेटेड लोग हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, उनके लिए ऐसा करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा मायूब है। मुझे मायूब लगता है। आपकी अपनी राय, आप जैसे मर्जी इसके बारे में सोचें। एहतजाज ज़रूर करें, लेकिन एहतजाज के अंदर जो आपकी ड्यूटी है उससे मत निकलें। और जो तमाम सिचुएशन आपने देखी है, जिस तरह भी देखी है, इसके अंदर दोनों लोगों को चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए और डॉक्टर्स को भी चाहिए कि बैठ के एक टेबल पे बातचीत करें। हमने बड़ी कोशिश की कि हम ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो प्राइमरी सेक्रेटरी हेल्थ के वज़ीर हैं उनसे रब्ता कर सकें, लेकिन उनसे रब्ता नहीं हो सका। कोशिश करेंगे कि अगले शो में उनसे बात कर लें, लेकिन हमारा मौक़िफ़ यही, हम उनसे जानना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया क्यों, उसके पीछे उनका क्या रीज़न है। हमने डॉक्टर जावेद अकरम से यही जानने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब ऐसा हुआ क्यों होगा। उन्होंने कहा कि ये गवर्नेंस का फेलियर है असल में, ये क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, वो साबिक वज़ीर सेहत रह चुके हुए हैं, तो उन्होंने कहा ये गवर्नेंस का फेलियर है। असल में ये तमाम चीज़ें आसानी से हल हो सकती थी, लेकिन इसको प्राइवेटाइज़ कर दिया गया। अब प्राइवेटाइज़ करने के पीछे जो नुकसान हुआ वो आपको देखना पड़ा है, आपके सामने है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला ये तमाम मुश्किलात हमारी हल करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।